बिहार एक ऐसा राज्य जिसमें अतीत से आज तक समय के कई स्मृति चिन्ह मौजूद हैं। यहाँ इतिहास बोलता है तो संस्कृति मुस्कुराती है, खेतों में फसलें लहलहाती हैं तो सर्वधर्म समभाव लोगों को शांति देता है। राजधानी पटना, वैशाली और नालंदा ऐतिहासिक रूप से बिहार को समृद्ध बनाते हैं। बिहार आने वाले सैलानी बिहार को अपनी यादों में कैद कर ही वापस लौटते हैं, चाहे वे किसी भी अभिरुचि के हों। पिछले दिनों कवि शर्मा भी बिहार पधारे। डीडी बिहार ने उनसे बातचीत की। अमृत महोत्सव, डिजिटल इंडिया, महात्मा गांधी और बिहार समेत कुछ अन्य पहलुओं पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। अमृत महोत्सव का तात्पर्य सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना या स्मरण करना नहीं, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलना भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का तात्पर्य वीर सपूतों के योगदान को स्मरण करते हुए आज के हमारे जो देश के युवा है उसे जागरूक करना है, पुनः सुनहरे भविष्य के निर्माण में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ हम इसे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और बनाने की दिशा में सकारात्मक कोशिश अब कामयाबी के शिखर तक पहुंच रही है। हम अगर बात करें देश के कुटीर उद्योग की, तो आप सभी अवगत हैं कि गांव के विकास से ही राज्य एवं देश का विकास संभव है। इसलिए आज आप राज्य या देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो निश्चित ही तौर पर आप देखते हैं कि कुटीर उद्योग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे जो युवा हैं उसे जागरूक करते हुए कर्मपथ पर अविचल चल भी रहे हैं। तो बिल्कुल, और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव का तात्पर्य ये भी है कि हमारी जो अपनी मातृभाषा है उसे एक सुनिश्चित मुकाम देते हुए विश्व के मानस शिखर पर स्थापित करना है। जी हाँ दर्शकों, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज ऐसे ही कार्य कर रहे हैं हमारे साथ श्री कवीश शर्मा जी, जो कि संसदीय दौरे पर बिहार की माटी की सौंधी खुशबू से सराबोर होने हेतु आए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार शर्मा जी। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है हम सभी के लिए गौरव का पल होता है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए मैडम, जैसे कि अभी आपने बताया कि पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत गर्व की बात होती है कि हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वाकई हर देशवासी इसको मनाकर एक गौरव महसूस कर रहा है। इसके कुछ आयाम भी है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सांस्कृतिक विरासतों के लिए बहुत उनको गहरा लगाव है इस चीज़ से। जैसे अभी आपने देखा गणतंत्र दिवस हाल ही में हमने मनाया 26 जनवरी 2022 को पूरे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पे श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज़ादी का महोत्सव एक जो हमारे जितने देश में वीर जवान थे जिन्होंने देश के लिए रक्षा करते हुए अपना प्राण दिए थे, उन सभी को हम समय समय पे याद करते थे। बट ये पूरे महोत्सव के ऊपर आप देखिए, सरकार भी, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, सभी लोग अपनी अपनी जगह इस महोत्सव को बहुत ही अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। कई जगह बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई जगह बच्चों में, जैसे आप आर्मी में देखिए, नेवी में देखिए, केंद्रीय विद्यालय में देखिए, स्कूल्स के अंदर बहुत सारे इसके कंपटीशन किए जा रहे हैं। भारत सरकार में हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, जितने भी लोग हैं, सबके डीओ लेटर के ऊपर आज़ादी का 75वां महोत्सव लिखा हुआ है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के अंदर वो चीज़ लिखी जा रही है। तो इस चीज़ से हमें लग रहा है कि हम सब लोग एक सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी इसका पूरा सराहनीय प्रयास कर रही है और ये सारे आयोजनों से हमें हमारे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य करने का एक एहसास होता है। जी, आप बिहार की धरती पर आए हैं संसदीय दौरे पर नई दिल्ली से चलकर, तो श्री कवीश शर्मा बिहार की जो खुशबू है, बिहार की जो माटी है, उसे किस नज़र से देखता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बिहार में पटना आने के बाद में बहुत ही अच्छा लगा
और हमने सबसे पहले यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारे के दर्शन किए, माथा टेका और बहुत ही एक अच्छी हमें शक्ति महसूस हुई। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि धरती बहुत ही इतिहास अपने आप के अंदर है, चाहे आज बिहार में कहीं से भी देखिए, बिहार का नाम पूरे देश के अंदर है। हर कोई एक विभाग के अंदर कहीं का भी आप देखिए, कोई ना कोई अधिकारी आपको बिहार का कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में, स्कूल में, टीचर में, आईएएस में, पीएससी में, हमारे यूपीएससी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। और इसका पुरातत्व महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आप यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को देख लीजिए, चाहे मधुबनी की आप पेंटिंग्स को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस बिहार की जो खुशबू है वो पूरे भारत के अंदर एक अपना परचम लहरा रही है। और बिहार के गुणगान में जो भी कहा जाए वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही कम है। जैसे कि आप जो हमारे पुराने रजवाड़े थे, राजवंशों की रवायतें रही, वो सब कुछ बिहार से ही हुई है। बिहार में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जी भी यहीं आके बुद्ध बने। जैसे गया के अंदर और बोध गया में ज्ञान की धरती बोध गया और मोक्ष की धरती गया, तो मतलब काफ़ी एक ऐतिहासिक जहाँ हमें शांति मिलती है। स्तूपों के ऊपर आप देख लीजिए, जगह जगह मतलब बहुत ही एक अच्छा हमें एनवायरनमेंट लगा और बिहार आने से बहुत ही अच्छा महसूस कर। श्री कवि शर्मा जी बिहार की धरती पर आए और बहुत कुछ देखा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। लेकिन आप तो अवगत भी हैं कि बिहार जो है महात्मा गांधी की पहली प्रयोगशाला रहे, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहीं से हुई। तो आप इसे किस नज़र में देखते हैं? गांधी की प्रासंगिकता आज कितनी जरूरी है? देखिए, जैसा आपने कहा है कि गांधी जी की भूमि है, तो इसलिए इसको प्रयोग भूमि भी कहा जाता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और महात्मा गांधी जी के लिए आप जानते हैं कि चाहे आप साबरमती आश्रम जाइए, महाराष्ट्र के वर्धा में जाइए, अभी हम हाल ही में वहाँ पर होकर आए थे, तो एक अपना आपके अंदर विश्व के अंदर एक एक नया एक स्थान है, कहीं पे भी आप जाके देखते हैं। और आप महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार सत्य और अहिंसा था, और इसकी सार्थकता आज पूरी दुनिया के लिए सच साबित हो रही है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब ये पूरे विश्व के लिए देश की सबसे बड़ी शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आज आप देखते हैं कि जगह गांव में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। कृषि समाज के अंदर, कृषक समाज हो गया, आर्थिक उत्थान से उनको कैसे ऊपर तक उठाया जाए, खासकर ग्रामीण युवक, किसान की तो हम बात करते ही करते हैं, ग्रामीण के अंदर जो हमारे युवा लोग हैं उनकी रोजगार की भी बात करते हैं जहाँ भी जितने भी कार्यक्रमों के अंदर जाते हैं। तो इसके पीछे महात्मा गांधी ग्रामीण जो हमारी स्वराज की परिकल्पना है, तो ये स्पष्ट आप इस रूप से इस चीज़ को देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही उचित कहा कि स्वरोजगार के साथ साथ स्वराज की जो महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी, कहीं ना कहीं गांव के विकास से, किसानों के विकास से ही संभव हो पाएगा। तो अगला जो मैं प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि आपने किसानों का जिक्र किया, तो आज देश भर में, या हमारा जो ये देश है कृषि प्रधान देश है, और आज आप सहमत हैं कि किसानों के विकास से ही देश का विकास संभव है, कृषि के विकास से ही देश का विकास संभव है? बिल्कुल, आपने सही कहा है, कृषि प्रधान देश है। अभी आपने हाल ही में बजट में भी देखा होगा, जो वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, इसमें भी आप देखिए किसानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी सारी स्कीम्स की है, कितना अच्छा उनको बजट दिया है, जिससे कि चाहे कोई भी उनके विषय हो, कोई भी चीज़ हो, जिससे कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। यह देश की खाद्यान्न जो हमारी सुरक्षा से सीधा जुड़ा मामला है। जलवायु परिवर्तन से किसान हताश हो रहे थे। आज देश के कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास, कृषि क्षेत्र में नवीनतम शोध, जो जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, और उससे सबसे बड़ी बात ये मौसम परिवर्तन से तालमेल की जो स्थापित करके भी वैसी खेती जो मुनाफे में बनाई जा सकती है, आज हमारे देश के किसान ये साबित कर रहे हैं। एक तो इसके अंदर साइंटिफिक भी, कृषि के अंदर एग्रीकल्चर में जो हमारा रिसर्च है वो भी एक अपना आप के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह आप देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, ICAR के पूरे भारत के अंदर आपको कोने मिलेंगे। कहीं पे भी छोटे किसान, बड़े किसान, मिडिल क्लास के अंदर, और जो बड़े बड़े खेत भी करते हैं, सब लोग इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, आप उचित कह रहे हैं कि जो हमारे देश के किसान, उनके कृषि प्रधान देश है, और आज हमारे जो तकनीकें हैं, खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, हमारे कृषि वैज्ञानिक उत्तम काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ देश विकसित हो रहा है, क्योंकि अब हम विकास से विकसित
देश पूरे विश्व में पुनः स्थापित हो जाए, बहुत बड़ी बात है। एक जो सवाल उठता है, क्योंकि कृषि की बात हुई तो कहीं ना कहीं हम आईटी सेक्टर में भी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, और डिजिटल इंडिया दूसरी तरफ हिंदी भाषा। तो डिजिटल इंडिया में हिंदी भाषा का भविष्य आपको कैसा दिखता है? इस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, डिजिटल इंडिया के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो गई है, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, ऑफिस की जितनी भी सारी चीज़ें हो, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। तो हिंदी में भी क्यों नहीं, हिंदी में इसको कोई खतरा नहीं है। हिंदी के अंदर हमारे जितने मॉड्यूल्स हो गए हैं, जितनी भी हमारी जो इसमें टेक्निकल सारी चीज़ें हैं, और जितने भी हमारे ड्राफ्ट्स होते थे कमिटीज़ के, जो भी कोई चीज़ है हिंदी की, वो सारी की सारी डिजिटलाइजेशन से हो गई है। और इसमें जो लोकल लैंग्वेजेस होती थी वो भी इसके अंदर फल फूल रही है। और इंटरनेट का पूरा ज़माना है, आप देखते हैं पूरा डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड है। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे लोगों को फ़ायदा ही है। बिल्कुल फ़ायदा तो है ही, क्योंकि पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में हम बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा तीसरे पायदान पर पूरे विश्व में आने वाले समय में निश्चित ही तौर पर पहले पायदान पर हम खड़े हो जाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी पुस्तक के खरीद के बारे में कोई दिशा निर्देशन जारी किया गया है? जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट आती है, जो कि वेबसाइट के ऊपर भी अपलोडेड है। इसमें बताया गया है कि जो हमारी पुस्तकालय के लिए उपलब्ध अनुदान है, उसमें जो 50% है हिंदी पुस्तकों की खरीद पर, वो हमें व्यय करना चाहिए सारे केंद्र सरकार के विभागों को। क्योंकि हिंदी, जैसे हम जाते हैं, राजभाषा समिति के द्वारा भी, मंत्रालय भी अपनी जगह जगह इसकी संरक्षण करती है, जगह जगह जाके विभागों का निरीक्षण करती है। किताबों से लोगों को जब भी हमने देखा है, चाहे किसी स्टेशन पे भी गए, तो लोगों ने जब कमेटी की रिकमेंडेशंस गई तो वहाँ पे भी छोटी लाइब्रेरी रखना शुरू कर दी है, जिसके अंदर कि पहले आप देखते थे कि एक विभाग के अंदर एक ही बड़ा कार्यालय तो एक बड़ी लाइब्रेरी होती थी। तो छोटी लाइब्रेरी में रखने के बाद में वहाँ पे किताबें आने शुरू हो गई है। तो जो 50% जो आपका टोटल जो व्यय है, उसके साथ में आप किताबें लेते हैं, सारे अब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के अंदर इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। श्री कवि शर्मा जी हिंदी समिति के दौरे पर बिहार की धरती पर आए हैं, और आपने बहुत ही अच्छा सुझाव भी दिया और बात भी बताया कि 50% का अनुदान भी मिल रहा है हिंदी की किताबों के खरीद पर। तो आप हमारे इस राज्य के जो युवा हैं, इस राज्य के जो लोग हैं और देश में जो हमें देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बधाई देना चाहूँगा कि बिहार एक अपना आप में का क्षेत्र है, और यहाँ तकरीबन सारा काम हिंदी के अंदर होता है। जितने भी हम लोग देखते हैं भारत सरकार के अंदर या कहीं पे भी जो पत्राचार है, बाकी जैसे किताबों में खरीद हो गई और अन्य काम हो गए, वो सब कुछ हिंदी में। तो मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक कार्य अपना हिंदी के अंदर करें। हिंदी जो भाषा है विश्व के अंदर हर जगह आज स्थान अपना ग्रहण कर चुकी है। तो हिंदी को लेके समय समय पर जो कार्यालय है या स्कूल्स हो गई हैं, हमारी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या राज्य सरकार की भी स्कूल्स हैं, तो समय समय पे कंपटीशन आयोजित करें, बच्चों के अंदर इसका उत्साह वर्धन हो। ना ही कि बस केवल कि हम 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा मनाएं, वही महीना मनाएं। साल भर हमें पूरे के अंदर हर एक महीने के अंदर 2-2 दिन, 3-3 दिन हिंदी से रिलेटेड इश्यूज़ का संज्ञान लेना चाहिए, और इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जैसे कि पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसको भी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। श्री कवि शर्मा जी ने बहुत अच्छी संदेश हमारे देश एवं राज्य के युवाओं को दिया है। उम्मीद है कि इसका लाभ उठाएंगे और हिंदी को विश्व के मान पटल पर पुनः स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन चलते चलते मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि अभी हम कोरोना की पहली और दूसरी लहर से निकल चुके हैं और तीसरी लहर से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, तो हमारे देश एवं राज्य के लोगों को, आम आवाम को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं इसमें सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी कोविड-19 पहली दूसरी लहर, जैसा कि आपने कहा, चली गई, तीसरी भी तकरीबन चली गई, ये लोग निकल रहे हैं इस लहर से। हमें को जो भी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं, हमेशा उनका पालन करना चाहिए। मास्क अभी भी हमें पूरे टाइम बाहर, जब भी हम निकल रहे हैं घर के बाहर, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए।
और बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए, कार्यालयों में भी पूरा सैनिटाइजेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन जो कि अभी जैसे कि आपको जान के भी प्रसन्नता होगी कि काफ़ी लोगों ने इसको तकरीबन अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा ली है वो अपनी सेकंड डोज लगा लें। सेकंड के बाद में अभी आपने देखा कि जनवरी से ही लोगों ने बूस्टर डोज भी लगाना प्रारंभ किया है। जो भी इसकी एहतियात है कि अगर आपको हल्का सा भी जुकाम या बुखार है तो उसको छुपाएं ना, तुरंत तत्काल अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास में जाएं क्योंकि अगर आप छोटी सी भी आपकी लापरवाही से सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें और हमेशा सारी चीज़ों का पालन करते हुए एक अपने देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कवि शर्मा जी कि आप हमारे कार्यक्रम से रूबरू हैं, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। दूरदर्शन में समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज़ादी के अमृत महोत्सव से तो हम गुजर ही रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की लगातार सकारात्मक भूमिका है और डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो निश्चित ही तौर पर डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा देना आप सबकी भूमिकाओं में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे दूरदर्शन।